सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो आज जो हम हैं पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर विस्तारपूर्वक हम हल करने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2-4 प्रश्न इधर उधर हो जाएं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनका मैं बिल्कुल करेक्ट सही आंसर आपके सामने लेने के आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल्यवर्धित कर जो है पण्यवर्त कर से अलग है, क्योंकि मूल्यवर्धित कर, तो यहाँ पर बात करें मूल्यवर्धित कर की, इसे बहुबिंदु कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बहुबिंदु कर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मूल्यवर्धित कर में कर आधार से सामग्री की लागत घटाई जाती है। क्या की जाती है? कर आधार से सामग्री की लागत घटाई जाती है। तो इसका ये होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज किसमें सम्मिलित होता है? तो वो व्यक्तिगत आय में सम्मिलित होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य सेवाओं पर व्यय होता है। सामान्य सेवाओं पर जो व्यय होता है उसे हम आगम व्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम आगम व्यय बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित होते हैं? 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित होते हैं? तो आपको पता ही होगा, वित्त मंत्रालय के पास। ठीक है। इसके बाद में 5वां प्रश्न है, परिणाम बजट को इस रूप में जाना जाता है। परिणाम बजट को किस रूप में जाना जाता है? तो परिणाम बजट को आवंटन पूर्व बजट, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका ये होगा। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न, वास्तविक आय ज्ञात करना क्या कहलाता है? देखिए, वास्तविक आय ज्ञात करना जो है वो सूचकांकों की अपस्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचकांकों की अपस्फीति कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। निम्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव शून्य होता है। विभिन्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। देखिए, जब बात करें इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, आपके जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। निम्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और सी नंबर ऑप्शन भी सही है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव शून्य होता है। और डी नंबर जो है, विभिन्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें तो ए नंबर है वो सही नहीं है। सामान्य वस्तुओं के संबंध में जो है मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के संबंध में जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है, न कि धनात्मक। इसका होगा ए। ठीक है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, मांग की लोच क्या होती है? तो आप ध्यान रखना, ऊपर मांग आएगा, नीचे कीमत आएगी। तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, इसका बी होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कीमत प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। कीमत प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आय उपभोग वक्र द्वारा, कीमत उपभोग वक्र द्वारा, या आय व्यय वक्र द्वारा। तो जो कीमत प्रभाव जो है वो प्रदर्शित किया जाता है वो आय व्यय वक्र द्वारा किया जाता है। आय व्यय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विचारधारा में निम्न में से किसका विरोध किया? किसका विरोध किया है? 10वां प्रश्न है, रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का विरोध किया, या तुलनात्मक लागत संबंधी विचारधारा का, या वाणिज्यवादियों की विचारधारा का। तो इसमें आपके जो है 10वें में सी ऑप्शन आएगा, वाणिज्यवादियों की विचारधारा का। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? 11वां प्रश्न है, तो ये मूल्य विरोधाभास है, या पण्य विरोधाभास है, या मीड विरोधाभास है, या मील विरोधाभास है? तो ये जो है मीड विरोधाभास है। कौन सा है? मीड विरोधाभास है। आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, ये जो है मीड विरोधाभास है। ठीक है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास में निम्नलिखित कौन कौन सी क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं? कौन सी क्रियाएं जो है वो स्वतः होने लगती हैं? तो वनों का विकास, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, ये सभी होने लगती हैं। ठीक है। तो इसका डी होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13, एकाधिकारी को दीर्घकाल में क्या प्राप्त हो सकता है? एकाधिकारी को दीर्घकाल में क्या प्राप्त हो सकता है? तो आपके 13 नंबर का जो आंसर है
वो होगा असामान्य लाभ। क्या? असामान्य लाभ जो है वो एकाधिकारी को दीर्घकाल में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 14वां प्रश्न है आपके। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार निधि से किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार निधि से किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रोफेसर लर्नर के अनुसार जो हमें बताना है एकाधिकारी शक्ति की कोटि जो है, एकाधिकारी शक्ति की कोटि। तो बात करें प्रोफेसर लर्नर के अनुसार, तो उन्होंने जो एकाधिकारी शक्ति की कोटि बताई वो बताई AR माइनस MC बटे, ठीक है, AR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा? रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा था? किसको कहा था? तो उपयोगिता व्यापार की जो शर्त थी उसे रॉबर्टसन ने व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा था। डी नंबर होगा। ठीक है, उपयोगिता व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 है कि सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम, ठीक है, IAP प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो है इसका प्रारंभ जो है 1900 जो है 64 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1964 में ये प्रारंभ हुआ था। तो सॉरी, ये इसकी शुरुआत की बात करें, प्रारंभ कब हुआ था? ये 1966 में प्रारंभ हुआ था वैसे। ठीक है, और ये जो ये है जो सघन क्षेत्र जिला कार्यक्रम की, इसकी जो अगर शुरुआत करें तो वो 1961 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करें तो इसका आंसर होगा 1966। क्या होगा? 1966 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1966 में इसकी की गई थी। ठीक है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम जो है, ठीक है, इसकी 1966 में। और एक है सघन क्षेत्र जिला कार्यक्रम, एक है सघन क्षेत्र जिला कार्यक्रम, उसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 18वें प्रश्न की। तटकर लगने से जब देश के बेरोजगार लोग विदेशों में रोजगार हेतु जाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है अपने पड़ोस को भिखारी बनाने की नीति। क्या कहा जाएगा? अपने पड़ोस को भिखारी बनाने की नीति। ठीक है, इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह जो विचार है, ये विचार रॉबिन्सन ने प्रकट किया था। ठीक है, इसके बाद में 20वां प्रश्न है, अधिक कृषि उत्पादन होने पर भी किसान गरीब रह जाता है, किसान की इस गरीबी का कारण कृषि उत्पादन की मांग की लोच किस प्रवृत्ति की होती है? तो इस स्थिति में जो लोच है वो बेलोचदार होगी। कैसी होगी? बेलोचदार होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। डिश टीवी का सिग्नल है, डिश टीवी का सिग्नल क्या है? एक सार्वजनिक वस्तु है। क्या है? एक सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित शुल्क देने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, तो ये एक सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न है, एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक, एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक उसका AC बराबर नहीं होगा AR की। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न पिछले पेपरों में भी आ चुका है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसका A होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि श्रम का मांग वक्र, श्रम का मांग वक्र क्या होता है? श्रम का जो मांग वक्र है वो एक सामान्य मांग वक्र की भांति ही होता है, एक सामान्य मांग वक्र की भांति ही होता है। ठीक है, सामान्य मांग वक्र आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, दिए हुए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से क्या होगा? अगर विनियोग के दिए होने पर अगर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो आय में क्या लाएगी? गिरावट लाएगी। ठीक है, आय में क्या लाएगी? गिरावट लाएगी। ठीक है, तो इसका होगा बी। क्या होगा? इसका बी होगा। ठीक है, इसके बारे में 25 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि सीमांत सीमांत आय शून्य होती है, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच, ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें, यदि सीमांत आय शून्य होगी तो मांग की लोच है वो जो है आपके एक इकाई के बराबर होगी। क्या होगी? इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, मांग की सीमांत आय शून्य होने पर। ठीक है,
इसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है, तरल अनुपात का निर्धारण करने वाला होता है। तरल अनुपात का निर्धारण करने वाला जो है वो मुद्राधिकारी होता है। कौन होता है? मुद्राधिकारी होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, कि निम्न चित्र किससे संबंधित है? निम्न चित्र जो है किससे संबंधित है? तो ये जो चित्र है ये पूर्ण प्रतियोगिता के अल्पकालीन संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्ण प्रतियोगिता के अल्पकालीन संतुलन से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। 28 नंबर में समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इनको आपने प्लस कर लेना है। 9, 8, 27, 36 और फिर 45 और जितने ये नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसका इसमें दे देना है भाग। तो इनका जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 125। कितना आएगा? 125। तो 5 का भाग देंगे तो आपको होता है कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने किया था? अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है डॉक्टर डॉल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार कर वहाँ तक लगाना चाहिए जहाँ कर से प्राप्त अंतिम इकाई की अनुपयोगिता व्यय की अंतिम इकाई की उपयोगिता के बराबर हो। क्या? इकाई की प्राप्त अंतिम इकाई की उपयोगिता, अंतिम इकाई की अनुपयोगिता व्यय की अंतिम इकाई की उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 देखिए, ब्याज निर्धारण। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है IS वक्र द्वारा, LM वक्र द्वारा या IS LM दोनों द्वारा। तो ये जो है IS और LM दोनों के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। IS और LM वक्र दोनों के द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये IS वक्र है और ये जो है LM वक्र होता है। ठीक है। और ब्याज दर का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ दोनों ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जब ये दोनों संतुलन की अवस्था में होंगे तब जो है ब्याज दर का निर्धारण होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न देखिए कि मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शल ने किया था। इसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार के चालू राजस्व में निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित नहीं है? कौन सी मदें सम्मिलित नहीं है? 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी मदें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके जो है कर राजस्व सम्मिलित है, गैर कर राजस्व भी सम्मिलित है। ठीक है। ब्याज अदायगियाँ भी सम्मिलित है, लेकिन ये 3 नंबर है ऋण और छोटी वस्तुएं ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा P। इसके बाद में 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रत्याशा की लोच निम्नलिखित में से किसकी माप है? निम्नलिखित में से किसकी माप है? तो प्रत्याशा की लोच है वो प्रत्याशित मुद्रास्फीति की दर की माप है। ठीक है। इसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है कि जिस कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे क्या कहते हैं? वो प्रत्यक्ष कर होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। इसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है, एक देश की मुद्रा का मूल्य किसमें मापा जाता है? एक देश की जो मुद्रा का मूल्य जो है वो क्रय शक्ति से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? क्रय शक्ति से मापा जाता है। इसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है कि सामान्य लाभ को परिभाषित करती है। सामान्य लाभ को परिभाषित करती है लाभ का स्तर जो एक फर्म MC बराबर MR से प्राप्त करती है। लाभ का वह स्तर जो उद्योग में एक प्रतिनिधिक फर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाभ का वह स्तर जो एक फर्म व्यापार की सामान्य अवस्था में प्राप्त करेगी, या फिर लाभ जो एक फर्म को वर्तमान व्यवसाय में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका आएगा D। ठीक है। इसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? घरेलू वस्तुओं को बढ़ाना, या प्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, या फिर अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। तो इसका C होगा। ठीक है। अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन पर निगरानी रखना। ठीक है। इसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है कि आधार वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर 1 रुपया 5 सेंट है तथा दोनों देशों की कीमत सूचकांक 100 है। अब चालू वर्ष 2011 में भारत में कीमतों का सूचकांक बढ़कर 400 तथा अमेरिका का सूचकांक 200 हो जाता है, तो नई विनिमय दर क्या होगी? ये प्रश्न मैं एक बार आपको ये छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। 38 नंबर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की। 39 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण दिया था? कौन से
अर्थशास्त्र ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण दिया था। यहाँ पे भारतीय की बात हो रही है तो जेके मेहता के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की। यदि एक विक्रेता का मांग वक्र P बराबर 16 माइनस 1/2Q हो तो उसकी प्राप्त होने वाली कीमत आगम क्या होगी? उसकी कीमत क्या होगी? तो उसकी कीमत आगम जो है वो 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं करती है? केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है तो साख सृजन का कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। साख सृजन का कार्य जो है वो वाणिज्यिक बैंकों जो है व्यापारिक बैंकों का कार्य है, ठीक है। अगर केंद्रीय बैंक की बात करें तो नोट निर्गमन का कार्य है, ठीक है। साख नियंत्रण का कार्य है, बैंकों का ऋणदाता या सरकार को वित्त प्रदान करना, ये सारे केंद्रीय बैंक के कार्य में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत लागत, उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो औसत लागत गिरती है। क्या होती है? औसत लागत जो है वो गिरती है। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होगी औसत लागत है वो गिरती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 43 है। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि मक्कड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी? मक्कड़ जाल मॉडल के अनुसार जो है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें मक्कड़ जाल सिद्धांत का तो जो प्रतिपादन है वो हेनरी शुल्ज तथा आर्थर हनाउ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी शुल्ज, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी शुल्ज के द्वारा। हेनरी शुल्ज और एक दूसरे अर्थशास्त्री जो है कौन से है वो? आर्थर हनाउ। कौन से? आर्थर हनाउ के द्वारा किया गया था। आर्थर हनाउ के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका जो मकड़ी जाल ये नाम जो है, इसका नामकरण जो है ये कोल्डार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? काल्डोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो नाम है, नाम की बात करें तो ये काल्डोर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? काल्डोर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके अपने बात करें आंसर की तो इसमें क्या है? मांग अधिक्य तथा मांग की लोच, ठीक है, ये ज़्यादा होते हैं किससे? पूर्ति की लोच से। बी आएगा इसका। क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। इसका बी आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो है मांग अधिक होता है, ठीक है। मांग अधिक होता है, मांग की जो पूर्ति लोच है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सापेक्षिक साधन उपलब्धता के विचार देने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? 44 नंबर का आपका आएगा, ठीक है, ओहलीन। क्या आएगा? ओहलीन आएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम 45 नंबर प्रश्न की। मूल्य वर्धित कर वैट आरोपित किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो ये आपको बताइए होगा, उत्पादन और अंतिम बिक्री के प्रत्येक चरण पर किया जाता है, ठीक है। 46वां नंबर प्रश्न है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा संघीय करों के राज्यों में बंटवारे के लिए सर्वाधिक भारांश किस मानक को दिया गया है? तो 46 में आपका होगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 किसी श्रेणी का माध्य के परित मध्य विचलन 7/3 है। यदि प्रत्येक मान में से 4 घटा दिया जाए तो माध्य के परित मध्य विचलन क्या होगा? प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए? ठीक है, 4 घटा दिया जाए, ठीक है। इस प्रश्न को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रोफेसर गिन्स निम्न में से किसे अच्छा नहीं मानते हैं? प्रोफेसर गिन्स निम्न में से किसे अच्छा नहीं मानते हैं? तो वो बेरोजगारों को जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा बेरोजगार, ठीक है, डी। संख्याओं 2, 0, 3, 6 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ठीक है। तो इस प्रश्न में हम आपको बता दें कि गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए अगर हमें 2 संख्याएं दी गई हैं तो उनका, जैसे मान लो कोई 2 संख्याएं दी गई हैं तो उनका हम आपस में गुणा करके निकालते हैं। अगर हमें 3 संख्या दी गई है, जैसे मान लो 10, 20, 30 ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो इसका गुणोत्तर माध्य हम इनका आपस में गुणा करके उनका घन निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हम, अगर 3 से अधिक संख्या हो जाती है तो इसमें क्या किया जाता है? लघु गुणक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लघु गुणक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम निकाल के देखें तो, जैसे हम यहाँ पर देखें निकाल के, तो 2 है, 0 है, 3 है और 6 है, ठीक है। तो 6 से 18, 18 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 0 को फिर हम 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है
कि 1, 3, 4, 6, 8 की मध्यिका क्या होगी। देखिए जब इन पदों की संख्या जब विषम आ जाए, तो बीच वाला जो पद है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो है, ठीक है, वो बीच वाला पद जो है वो मध्यिका होगी। तो इसमें 1, 3 को छोड़ें और इधर 4, 6 को छोड़ें तो बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है बीच में, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4, ठीक है। और इसे हम कैसे कर सकते हैं, अगर पदों की संख्या विषम है तो आपको पता होगा n+1/2 ये फॉर्मूला लगाया जाता है। n यहाँ पर हमारे पास कितनी है संख्या, यहाँ पर हमारे पास संख्याएं हैं 5, कितनी है 5, ठीक है। 5 में 1 प्लस किया तो आया 6, 6/2 इसको काटेंगे तो आएगा 3, यानी कि तीसरा पद क्या है 4, तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। 51 नंबर प्रश्न है, एनडीपी को प्राप्त करने के लिए डीजीपी में से किसको घटाया जाता है, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, तो मूल्य ह्रास को, ठीक है, किसे घटाया जाता है, मूल्य ह्रास को, ठीक है। एनडीपी को प्राप्त करने के लिए, ये शायद जीडीपी लिखना था इन्होंने तो उल्टा लिख दिया शायद, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है प्रश्न में, ठीक है। तो इसके बाद हम 52 नंबर प्रश्न की बात करें, वह बिंदु जहाँ फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाता है वो क्या कहलाता है, तो वो जो है उत्पादन बंद होने का बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादन बंद होने का बिंदु कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 53 की, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो द्वैधाधिकार है, अल्पाधिकार है, एकाधिकार, ये पूर्ण जो है ये अपूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण है के अंतर्गत आते हैं। और द्विपक्षीय एकाधिकार है, ये अपूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 54 नंबर प्रश्न है, काम के बदले अनाज योजना को किस योजना में समाहित किया गया है, तो इसका आपका आएगा जो 54 नंबर है, इसका आपका आएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है। इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है, सामान्य अर्थों में स्फीति वह दशा है जिसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, ठीक है। इसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न कि जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर स्थिर होगा वह मूल बिंदु से पास वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। यह कथन कैसा है, सही है या गलत है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बात करें तटस्थ वक्रों की, ठीक है, यहाँ पर बात करें हम तटस्थ वक्रों की, ठीक है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितनी दूरी पर स्थित होगा, यानी कि यहाँ पर बात करें ये मूल बिंदु है, ये इसके पास में है, ये इससे दूर, ये इससे दूर, ये इससे दूर है, ठीक है। तो मूल बिंदु से पास वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। तो जी बिल्कुल, जितना ज़्यादा ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वो संतुष्टि के उतने ही अधिक स्तर को बताएगा, तो ये कथन इनका सही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की। 57 नंबर, उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है, उपभोक्ता के मांग वक्र को कीमत उपभोग वक्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत वृहद मुद्रा, ठीक है, वृहद मुद्रा जो है, वृहद मुद्रा के अंतर्गत कौन सा आता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए वैसे अगर हम वृहद मुद्रा की बात करें, व्यापक मुद्रा की बात करें तो M3 भी उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम M4 को मानेंगे, ठीक है, इसे मानेंगे M4 को मानेंगे, ठीक है। इसमें M3 ऑप्शन मिस्टेक से दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है, M11 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में 59 नंबर प्रश्न है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो राष्ट्रीय आय जो है समष्टि में आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी समष्टि का हिस्सा है, मौद्रिक नीति भी हम समष्टि में पढ़ते हैं। तो जो कीमत सिद्धांत है इन्हें हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में वक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है, किससे होता है, फिशर के सूचकांक से वक्रीय परीक्षण जो है वो संतुष्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न, यदि आय स्तर बढ़ने पर कर का आय से अनुपात बढ़ता है तो यह प्रणाली कैसी प्रणाली होगी, यह प्रगतिशील है, कैसी है, ये प्रगतिशील है, ठीक है। 62 नंबर, भारतीय योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों अनुसार गरीबी रेखा से के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है,
तो बात करें 2001 की जनसंख्या के अनुसार, 2001 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, तो इसकी जो बात करें तो जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है वो एग्जैक्ट तो इसमें शायद नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, तो हम यहाँ पे 24.9 के साथ जा सकते हैं, बाकी आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 63 नंबर 63 नंबर प्रश्न कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता, ये बात करें कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, तो इसे हम एक वक्र के द्वारा समझेंगे, पैनल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी कुल उपयोगिता है, क्या है ये, कुल उपयोगिता है, ठीक है। जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। देखिए जब कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कुल उपयोगिता में जब वृद्धि होती है, ठीक है, तो जो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक होती है और घटती हुई होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है और घटती हुई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो आगे बात करें हम 64 नंबर प्रश्न की, तो 64 नंबर प्रश्न है कि बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है, बजट रेखा का ढाल किस पर निर्भर करता है, तो ये वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। एक बजट रेखा का जो ढाल है वो वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, ठीक है, और बजट रेखा का ढाल क्या होता है, पी एक्स बटा में पी वाई, ठीक है, ये बजट रेखा का ढाल है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर प्रश्न देखिए, 65 नंबर प्रश्न है कि तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको शायद पता ही होना चाहिए, एजवर्थ के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, एजवर्थ के द्वारा, ठीक है। वर्कशीट से शुरुआत की बात करें तो एजवर्थ ने किया था अंडमान वक्र का प्रतिपादन, ठीक है, और ये जो 1881 में किया गया था, ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो इनके बाद में प्रयोग किया था इरविंग फिशर ने, ठीक है। अगर बात करें इनके बाद में उपभोक्ता के व्यवहार के लिए अगर बात करें, ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में बात करें तो इसका जो प्रतिपादन है वो हिग्स और एलन के द्वारा किया गया था, हिग्स और एलन के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर जो हम हिग्स के साथ जाएंगे, ठीक है, हिग्स। इसके बाद में 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है, कौन सा अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है, प्रचार प्रायोजिक व्यय, वो दीर्घकाल में असामान्य लाभ, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कठोर कीमत प्रतियोगिता, तो यहाँ पर जो बात करें बी नंबर ऑप्शन जो है वो एक दीर्घ का जो अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो इसका बी होगा। इसके बाद में बात करें हम 67 नंबर प्रश्न की कि किसी देश ने भारत के विरुद्ध सुपर 301 के प्रयोग की धमकी दी थी, किस देश ने दी थी, तो ये आएगा आपके अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा आपके पी एक्स बटे पी एम इंटू 100, ठीक है, ये नंबर। इसके बाद में हम बात करेंगे 69 नंबर फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का स्वरूप होगा यदि बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ हो, बाएं से दाएं उठता हुआ हो, या वाई अक्ष के लंबवत हो या एक्स अक्ष के लंबवत हो, तो आपकी 69 का क्या होगा, एक्स अक्ष के लंबवत हो, क्या हो, एक्स अक्ष के लंबवत हो, ठीक है, तो इसका ये आएगा एक्स अक्ष के लंबवत हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्य पर अधिक बल देता है, कौन से कार्य पर, तो मूल्य संग्रह पर वो अधिक बल देता है, ठीक है, तो इसका ए होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 की बात करें, 71 नंबर प्रश्न की, तो ये 71 नंबर, तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र उत्पाद अक्ष के सापेक्ष कैसा होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बात हो रही है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो मांग वक्र है आधार अक्ष के समानांतर या समान ढाल वाला होता है, किसके, आधार अक्ष के समानांतर या समान ढलान वाला होता है, अनंत लोचदार होता है, कैसा होता है, अनंत लोचदार होता है, कैसा होता है, अनंत लोचदार होता है, ठीक है, तो इसका होगा सी, क्या होगा, सी होगा, समानांतर तथा समान ढाल वाला, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करता है तो भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए। सी हो जाएगा इसका, ठीक है, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो आपके ये जो डी नंबर ऑप्शन दे रखा है ये फिशर का प्रारंभिक समीकरण है, ठीक है, V बराबर PT बटे M, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न की, 74 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है। ये शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये शब्द जो है HW सिंगर के हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न की कि कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार क्या हो, एकाधिकार में जो है मूल्य विभेद कीमत विभेद पाया जाता है, ठीक है। ये पिछले पेपर में भी बात हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, तो जब उत्पादन फलन मांग होता है तो फर्म का विस्तार पथ चिंतन। देखिए जब उत्पादन फलन समांग होता है तो फर्म का जो विस्तार पथ है वो बाएं से दाएं उठती हुई सरल रेखा होता है, बाएं से दाएं उठती हुई सरल रेखा होता है, बाएं से दाएं उठती हुई, ठीक है, बाएं से दाएं उठती हुई एक सरल रेखा के रूप में होता है, ठीक है। तो इसका आएगा आपके बाएं से दाएं उठती हुई एक सरल रेखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे 77 की कि कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, ठीक है। तो इसका यही होगा, ठीक है, कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो उन्नत किस्म के बीज, ठीक है, उन्नत किस्म के जो बीज है वो, ठीक है, असफलता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति की सफलता कई कारक जैसे उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, कीटनाशकों उर्वरकों का प्रयोग आदि का सम्मिलित परिणाम था। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग था, ठीक है। इसी कारण हरित क्रांति में इसके शरणार्थी के तौर पर भी कभी कभी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका बी होगा। इसके बाद में 79 नंबर, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 1921 माना जाता है। इसके बाद में 80 नंबर प्रश्न है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप तो इसमें जो है केवल प्रतिस्थापन प्रभाव होता है या आय प्रभाव होता है या उपभोक्ता नीचे वाले तटस्थता वक्र पर चला जाता है या आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होती हैं। अगर बात करें तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु कीमत की कमी के परिणामस्वरूप जो आय और प्रतिस्थापन प्रभाव है वो दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रभाव उत्पन्न होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 81 नंबर, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका, H लिवेंस्टाइन के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये हो जाएगा ए। इसके बाद में हम बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न की, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल्यवर्धित कर, ठीक है, पर्यावर्त कर चलेगा, ये प्रश्न दोबारा आ गया, ठीक है, ये प्रश्न जो है दोबारा आ गया, ठीक है, ये दोबारा आ गया प्रश्न। इसके बाद में 83 नंबर देखिए, 83 नंबर प्रश्न देखिए, अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है, अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है किसे संदर्भित करता है? ये सेवाओं को, किसे? सेवाओं को, ठीक है। इसमें यात्रा, परिवहन, विदेशी निवेश, आय, भुगतान आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न की, 84 नंबर प्रश्न देखिए, पिछले 5 वर्षों में भारत की व्यापार शर्तें कैसी रही हैं? पिछले 5 वर्षों में जो भारत की व्यापार शर्तें हैं जो, ठीक है, वो जो है अनियमित परिवर्तन दिखाती है। क्या दिखाती है? अनियमित परिवर्तन दिखाती है, ठीक है, इसका डी होगा। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन से उपाय अपनाता है? तो बैंक दर में परिवर्तन करता है, खुले बाजार की क्रियाएं भी बनाता है, नकद रिजर्व अनुपात को भी बढ़ाते हैं, तो इनमें से ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर
86 नंबर प्रश्न देखिए 86। और प्रोबिश का नाम किसके साथ संबंधित है? प्रोबिश का नाम किसके साथ संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। ठीक है, पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जो है वो प्रोबिश, सिंगर, ठीक है, मिडल जैसे अर्थशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की थी इनकी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है ये। इसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है, स्फीतिकारी दशाएं अनुकूल होती हैं। स्फीतिकारी दशाएं अनुकूल होती हैं, किसके लिए अनुकूल होती हैं? तो ये जो है स्फीतिकारी जो दशाएं हैं, ठीक है, स्फीतिकारी जो दशाएं हैं वो जो है उधार लेने वालों के लिए, किसके लिए? उधार लेने वालों के लिए जो है वो अनुकूल होती हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। जो उधार लेने वालों को जो है स्फीति की दशा में सापेक्षिक रूप से जो है वास्तविक धन का कुछ कम भाग चुकाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न की। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग के लिए सत्य नहीं है? विकुंचित मांग के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो यह सत्वकर है, या बाएं से दाएं क्यों दाएं गिरता है, ये दोनों बातें सही है। यह बाजार में कीमतों की जड़ता की व्याख्या करता है, ये सही है। यह एकाधिकारी फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है, तो ये बात इसकी सही नहीं है। डी नंबर इसका गलत है, हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा। इसके बाद में 89 नंबर है, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। एक फर्म जब विक्रय लागत पर कौन सी प्रतियोगिता में व्यय करती है? तो वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में व्यय करती है। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में करती है। ठीक है, इसके बाद में 90 नंबर प्रश्न देखिए। 90 नंबर प्रश्न है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के काल को छोड़कर अन्य कालों में विभिन्न सत्र की स्फीति का अनुभव किया। विभिन्न सत्र की स्फीति का अनुभव किया था, तो ये कब किया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, 8वीं योजना की अवधि क्या थी? 8वीं योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 थी। ठीक है, 1992 से 97 थी। 92 नंबर प्रश्न है, एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित कब करती है? एक फर्म जो है AR बराबर होना चाहिए AC का। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 93 कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था इसका प्रारंभ? तो इसका प्रारंभ जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के एक गांव से हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बात करें 94 नंबर प्रश्न, यदि एक ए देश दूसरे बी देश की अपेक्षा दोनों वस्तुएं X और Y का कम उत्पादन लागत पर उत्पादन करता है तो, ठीक है, तो क्या होगा? तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। ए दोनों वस्तुओं का निर्यात बी को करेगा, व्यापार शर्तें उसके अनुकूल होंगी। ए दोनों वस्तुओं का निर्यात बी को करेगा, वह व्यापार शर्तें उसके क्या होंगी? प्रतिकूल होंगी। या फिर दो देशों के बीच व्यापार होगा तथा देश ए जो है व्यापार का लाभ अधिकतम करने हेतु केवल एक ही वस्तु का उत्पादन और निर्यात उसका करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये रिकार्डो के व्यापार सिद्धांत की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है कि आप बाजार में वस्तु की कीमत जो है उसकी उपयोगिता के बराबर देते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर प्रश्न है कि भारत में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि सबसे ज़्यादा कब रही थी? तो ये जो है सबसे ज़्यादा कब रही थी? तो इसमें हम बात करें तो 1975 76 की बात करें तो ये 9.5% थी। ठीक है, 88-89 की बात करें तो 10.7% थी। ठीक है, और 89-90 की बात करें तो 7.1 था, और 94-95 की बात करें तो ये 6.7% थी। तो सबसे ज़्यादा 88-89 में थी, जो कि 10.7% थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 97 नंबर। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रथम बार कब हुई थी? प्रथम बार 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्फूर्ति अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टोव ने दिया वह कौन सी हैं? ठीक है, तो उत्पादन, निवेश में वृद्धि, अधिक वृद्धि दर के साथ एक या दो निर्मित क्षेत्र, सामाजिक
और संस्थागत संरचना परिवर्तन और उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद में 99 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक शक्तियों के उस चक्रीय समूह को जो एक दूसरे पर इस प्रकार किया क्रिया और प्रतिक्रिया करता है कि एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे निर्धनता का कुचक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्धनता का कुचक्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 100 की। 100 नंबर प्रश्न अपने होने वाले हैं। तो इसके बाद में 100 नंबर प्रश्न है, हेरोड प्रतिमान में यदि वांछित विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो परिणाम यह होगा। क्या परिणाम होगा? तो स्फीति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्फीति हो जाएगी। ठीक है, स्फीति हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें हेरोड मॉडल में समृद्धि की वास्तविक दर की, किसकी बात करें? वास्तविक दर की। तो जो समृद्धि की वांछित दर है, समृद्धि की जो वांछिक दर है, ठीक है, अगर इससे अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो दीर्घकालीन स्फीति पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घकालीन स्फीति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आपके आएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 101 नंबर प्रश्न देखिए कि एक केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण के निम्न तरीकों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? शाख नियंत्रण के लिए परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात अपनाता है। ठीक है, अपनाता है केंद्रीय बैंक जो है। ठीक है, इसके बाद में 102 नंबर प्रश्न देखिए। 102 नंबर प्रश्न है कि सॉरी, एक तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 देखता हूँ मैं। इसमें एक तो आ गया आरक्षित वाला और एक इसमें सीमांत आवश्यकताओं का निर्धारण उपयुक्त में से कौन सी विधियां शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न अपना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जी। 100 नंबर, एक केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण के लिए किन तरीकों को अपनाता है? किन तरीकों को अपनाता है? 101 नंबर प्रश्न है। तो शाख नियंत्रण की दो विधियां हैं, आपको बता दूं। एक तो है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय बैंक जो है वो बैंक दर नीति भी अपनाता है, फ्लिप दर की क्रिया भी अपनाता है और परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात भी अपनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 102 नंबर प्रश्न की कि स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का स्थायी उपभोग उसकी संपदा को स्थिर स्तर पर रखेगा। क्या रखेगा? स्थिर स्तर पर रखेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें 103 नंबर प्रश्न की। एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। ठीक है, किसे निश्चित कर सकता है? वो या तो मूल्य को केवल मूल्य उत्पादन नहीं, केवल मूल्य उत्पादन नहीं। ठीक है, मूल्य एवं उत्पादन दोनों ही, या तो मूल्य या उत्पादन। और डी नंबर ऑप्शन है न तो मूल्य और न ही उत्पादन। यहाँ पर बात करें एकाधिकारी की तो वो या तो मूल्य और या उत्पादन दोनों में से एक को निश्चित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है तो विदेशी निवेश नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में 105 नंबर प्रश्न है कि तवर्क माप करता है। तवर्क किसकी माप करता है? तो यहाँ पर बात करें तवर्क का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जेम क्लार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे.एम. क्लार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा उपभोग के विनियोग पर प्रभाव की माप करता है। ठीक है, उपभोग के विनियोग पर प्रभाव की माप करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 106 नंबर प्रश्न की। 106 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में राज्यों एवं राष्ट्र के गरीबी का अनुमान योजना आयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री के दिए गए सूत्र के आधार पर लगाता है? ठीक है, 106 नंबर है। 106 नंबर को होगा आपका। ठीक है, तो 106 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बात करें हम, योजना आयोग ने जो है देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर जो है लकड़वाड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका आएगा ये आएगा लकड़ावाड़ा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? लकड़ावाड़ा आएगा। ठीक है, इसके बाद में 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अवधारणा का प्रयोग भारत में बेरोजगारी मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो बेरोजगारी मापने के लिए जो है वार्षिक स्थिति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 108 नंबर प्रश्न की।
108 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से भारत में कर सुधारों का कौन सा एक उद्देश्य नहीं रहा है, कौन सा नहीं रहा है। अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात को सुधारना ये जो है उद्देश्य नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 109 नंबर प्रश्न की। 109 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है, किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है। तो अगर बात करें यहाँ पर किन्स के उपभोग फलन के अंतर्गत, ठीक है, किन्स ने जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है, और इससे संबंधित जो है 3, ठीक है, बातें उन्होंने बोली थी कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु आय जो बढ़ती है, आय में वृद्धि जो है वो उसकी अपेक्षा में कम मात्रा में होती है, ठीक है। और दूसरी, आय में वृद्धि उपभोग तथा बचत में किसी न किसी अनुपात में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और जो आय में वृद्धि है, तीसरी बात, आय में वृद्धि, ठीक है, आय में वृद्धि से उपभोग तथा बचत में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जो सही बात आ रही है वो आ रही है कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम तीव्रता से होती है, ठीक है। तो इसका होगा डी। इसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो गोरेवाला समिति, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 111 नंबर प्रश्न की। तो 111 नंबर प्रश्न देखिए कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसादक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। यह विचार किसका है। तो ये विचार जो है वो लाइबेनस्टीन का है, लाइबेनस्टीन का है, ठीक है। इसके बाद में 112 नंबर प्रश्न है, हरित बक्सा व नीला बक्सा उपायों का संबंध किससे है, किससे है इनका संबंध 112 नंबर। तो इनका संबंध जो है वो, ठीक है, किससे है, तो सहायिका के प्रभाव से है, सहायिका के प्रभाव से है। इसके बाद हम बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सी परिभाषा उच्च शक्तिमान मुद्रा को ठीक से व्यक्त करती है। तो प्रचलन में मुद्रा प्लस बैंकों में मांग, निक्षेप प्लस बैंकों में सावधि जमा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो उच्च स्तरीय मुद्रा में एच में क्या क्या आता है आपके, उच्च शक्तिशाली मुद्रा में सी प्लस आर प्लस ई आर, ठीक है, क्या आता है यहाँ पर, सी करेंसी है, आर आवश्यक रिजर्व है, ई आर जो है अतिरिक्त रिजर्व है, ठीक है। इसका आपके ए हो जाएगा। इसके बाद में 114 नंबर प्रश्न देखिए कि विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चयन में काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आपका आएगा सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद में बात करें 115 नंबर प्रश्न की, केंद्रीय रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग फलन व्यक्त करता है। समग्र मांग फलन क्या व्यक्त करता है, तो ये आपको पहले भी बताया था, प्रत्याशित बिक्री आगम, प्रत्याशित बिक्री आगम, ठीक है। इसके बाद में 116 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का उत्तम माप होगा, आर्थिक समृद्धि का उत्तम माप होगा, आर्थिक समृद्धि का उत्तम माप कौन सा होगा। तो आर्थिक समृद्धि का जो उत्तम माप है वो होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ठीक है। इसके बाद में कि एक मांग फलन दिया गया है पी क्यू बराबर 60, पी कीमत है, क्यू मात्रा है, पी इंटू क्यू, ठीक है। इस फलन में यदि पी 6 है तो कीमत मांग की लोच क्या होगी, कीमत मांग की लोच क्या होगी। इस प्रश्न को मैं जी एक बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की 118 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में वार्षिक योजना कार्यान्वित की गई है। कब की, कौन सी में की गई है, तो ये जो 1990-91 है इनमें की गई है, ठीक है। इसके बाद में बात करें 119 नंबर प्रश्न की कि किसी दिए हुए वर्ष में उत्पादक संसाधनों के मालिकों द्वारा जो कुल आय अर्जित की जाती है उसे मापा जाता है। किस पर मापा जाता है, तो उसको जो है राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का आज का लास्ट प्रश्न है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है, ठीक है। नक्शे के अनुसार इसका कारण है, इसका कारण कौन सा है, तो इसका कारण जो है वो प्रदर्शन प्रभाव है। कौन सा है, प्रदर्शन प्रभाव है, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के जो हैं 120 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी जो आपके पेपर होंगे उनमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही पेपर होंगे, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही पेपर होंगे 120 प्रश्नों के, ठीक है। तो 120 प्रश्न ही मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आगे के जो जितने पेपर होंगे उनमें 120 प्रश्न ही होंगे, ठीक है।
तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।